हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वो है जेपीएससी की तैयारी के लिए जो पाठ्यक्रम है, विभिन्न जो स्टेज में परीक्षाएं होती हैं, और खासकर उन छात्रों का हमसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था जो कि या तो ग्रेजुएशन में है या फिर ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हो चुका है, या फिर जो पहली बार जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और पहली बार एग्जाम देने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं तो उसका सबसे पहले तो आपको पाठ्यक्रम समझना होता है और कितने चरण में एग्जामिनेशन है, कब कब एग्जामिनेशन होता है, तो उसको भी समझना जरूरी है। मेरिट लिस्ट जो बनता है वो किस आधार पर बनता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जेपीएससी कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा की एग्जामिनेशन की, तो ये राज्य का सबसे बेहतर पोस्ट हमें उपलब्ध कराता है। बीडीओ, डीएसपी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कृषि विभाग में जो हाईएस्ट, मतलब कि हाईएस्ट सबसे सीधी नियुक्ति होने वाले पर हाईएस्ट आपको वहां पर जो पोस्ट होते हैं वो सीधे आपको वहां पर उपलब्ध कराता है। तो ये बहुत ही एक रॉयल जो माना जाता है, और हर कोई की इच्छा होती है कि हम एक बार इसकी अच्छे से तैयारी करें और प्रिपरेशन जरूर करें, जिससे कि हम इस पोस्ट पर पहुंच सके। और इसके लिए बेहतर चीज होता है कि आप मेहनत से और कंटिन्यूटी बेसिस पर पेशेंस करके अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल अचीवमेंट जरूर मिलता है। तो चलिए, आप चूंकि आप पहली बार परीक्षा देने वाले हैं तो उनको समझते हैं कि हम लोग कहां से स्टार्ट करें। अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, इंटर भी आप 11th दिए हो, 12th दिए हो, तो सबसे पहले तो सिलेबस को समझना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस को हम बिना समझे हुए किसी एग्जामिनेशन की ओर बढ़ नहीं सकते हैं। कितने चरण में परीक्षाएं होती हैं, क्या क्या इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, तो इन चीजों को समझना जरूरी है। उसके बाद हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, 2 वीडियो में हम ये चीज डिस्कस करेंगे। 2 वीडियो में पहला चीज तो हम आपको यहां पर आज जो डिस्कस करेंगे वो तो सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सबसे पहले तो सिलेबस हम लोग को समझना होगा, जो इसका पाठ्यक्रम है। उसके बाद हमारी जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, मतलब कि हम लोग तैयारी कहां से प्रारंभ करें। इसके बारे में तो हम लोग सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर इसके पाठ्यक्रम और जो सिलेबस है, क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी करना है तो पाठ्यक्रम और सिलेबस को जानना जरूरी है। सिविल सेवा, अगर हम परीक्षा की बात करते हैं, जो जेपीएससी या फिर देश भर में जितने भी सिविल सेवा परीक्षाएं होती है, चाहे वो यूपीएससी की भी बात करें, तो हर एक परीक्षाएं 3 चरण में ली जाती है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है और फिर इंटरव्यू होता है। तो वही यहाँ पर 3 चरण हम लोग देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा जिसको यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन बोलते हैं, मेंस एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी टेस्ट या फिर प्रीलिम्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा, और फिर आपका इंटरव्यू यहां पर लिया जाता है। इंटरव्यू, अगर कोई छात्र, अगर हम बात करें तो कब कब ये एग्जामिनेशन देना पड़ता है, तो आपको बता दें, कोई छात्र अगर प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करेगा तो वो मेंस देता है, मेंस क्वालिफाई करेगा तो इंटरव्यू में उसे बुलाया जाता है। फिर इंटरव्यू देने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, क्योंकि इसमें यह आधार तय नहीं होता है कि अगर कोई छात्र प्रारंभिक परीक्षा पास कर लिया तो उसका सिलेक्शन होगा, या फिर मुख्य परीक्षा पास कर लिया तो सिलेक्शन होगा। बिल्कुल नहीं, प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो मुख्य परीक्षा आप देंगे, मुख्य परीक्षा पास करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। इंटरव्यू के बाद क्या होगा, तो इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल रिजल्ट आता है। मतलब कि फाइनल रिजल्ट के आधार पर ही तय होगा कि आपका चयन इस सिविल सेवा परीक्षा के लिए हुआ या नहीं हुआ। वो पद जिसका अनुसार आपने उसमें पोस्ट के लिए फिल किया होगा, प्रेफरेंस दिया होगा, उसके आधार पर उसमें आपका चयन होता है। तो फाइनल रिजल्ट किस आधार पर निकलता है, तो फाइनल रिजल्ट जो होता है
उसमें मेंस के जितने भी मार्क्स होते हैं, मुख्य परीक्षा मतलब प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स को नहीं जोड़ा जाता है फाइनल रिजल्ट निकालते वक्त। मुख्य परीक्षा के मार्क्स को जोड़ा जाता है मेंस के परीक्षा को, और इंटरव्यू में जितना मार्क्स आपको मिला है उसको जोड़ा जाता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर कि इसमें कितने कितने के मार्क्स होते हैं, तो उसको भी आप देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक परीक्षा को देखते हैं, पीटी। पीटी की अगर हम बात करें तो जैसा कि बताया कि फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, लेकिन ये पहला स्टेज ही है, क्योंकि इसमें अगर फेल कर गए तो बाकी के स्टेज के भूल ही चाहिए। भले इसका मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में ना जुटे, लेकिन यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इस सीढ़ी को नहीं चढ़े तो आप ऊपर नहीं चढ़ पाइएगा, क्योंकि ये सीढ़ी ब्रेक हुआ तो आपके मंजिली टूट जाएगी, सीढ़ी ही ब्रेक हो जाएगा। तो इसको पास करना अनिवार्य होता है, इसेंशियल होता है। इसमें दो पेपर होते हैं जो जेपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसमें एक पेपर 1 होता है, पेपर 1, और दूसरा जो होता है इसमें पेपर 2। पेपर 1 जो होता है, ये जो परीक्षा होती है 2 घंटे की परीक्षा होती है, और पेपर 2 भी जो होता है ये 2 घंटे का परीक्षा होता है, और ये दोनों पेपर एक ही दिन में होता है। एक ही दिन में ये 4 घंटे की परीक्षा ली जाती है। अब इसमें कितने मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, तो जो पेपर 1 होता है इसमें 100 प्रश्न होते हैं जो 2 घंटे में आपको सॉल्व करने होते हैं, और हर एक प्रश्न जो होता है 2 अंक का होता है, तो 200 अंक का ये परीक्षा होता है पेपर 1। पेपर 2 भी इसमें 100 प्रश्न होते हैं और हर एक प्रश्न 2 अंक का होता है, तो ये भी 200 अंक का कुल होता है। तो मतलब कि पेपर 2 जो होगी, सॉरी पीटी परीक्षा जो हो गया प्रारंभिक परीक्षा, या फिर जो प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स, ये टोटल कितने अंक का हो गया, 200 प्लस 200, 400 अंक का ये टोटल प्रारंभिक परीक्षा लिया जाता है कुल। इसी के आधार पर पीटी का कट ऑफ जारी होता है, और पीटी में कट ऑफ जारी करने के बाद फिर जो मेंस के लिए क्वालिफाई जो छात्र किए, मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा पास किए, उनका लिस्ट जारी होता है। क्लियर है? अब इसमें अब आपके मन में सवाल उठेगा सर कि पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जहां से 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर 2 में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, एक एक टॉपिक की कौन कौन से टॉपिक्स है और कहां कहां से कितना प्रश्न पूछा जाता है उसको भी देखेंगे। उसी तरह पेपर 2 में एक जनरल यहां पर ध्यान रखिए कि पेपर 1 में हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, करंट अफेयर्स हो गया और झारखंड स्पेसिफिक हो गया। मतलब कि इसमें इन सारे टॉपिक्स के आधार पर आता है। और पेपर 2 स्पेसिफिक जो होता है ये सिर्फ झारखंड स्पेशल होता है, झारखंड जीके या फिर झारखंड जीएस, जो इसको बोलिए झारखंड सामान्य ज्ञान या झारखंड सामान्य अध्ययन, उससे प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। 100 के 100 प्रश्न सिर्फ झारखंड से ही पूछा जाता है, बाकी और कोई टॉपिक से नहीं आता है इसमें। क्लियर है? और इसमें मिक्स रहता है, हर एक टॉपिक को मिलाकर इंक्लूडिंग झारखंड भी, इसमें झारखंड से भी 10 प्रश्न पूछा जाता है, और बाकी के 90 प्रश्न जो होते हैं अदर सब्जेक्ट से होते हैं। और कौन कौन सब्जेक्ट होगा आगे हम बताएंगे, पहले ये पीटी को आप समझ गए हैं। क्लियर है? तो ये हमारा स्टार्टिंग था, कहां से हमने स्टार्ट किया, पीटी से स्टार्ट किया, मेंस फाइनल मेरिट लिस्ट, तो पीटी आप समझ चुके। अब मेंस में आते हैं, मेंस में क्या होता है। तो मेंस जो होता है, मुख्य परीक्षा जो होती है, जैसा कि हमने बताया कि मेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज और यहां पर बताना भूल गए, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो परीक्षा जैसे 100 प्रश्न हमने बोला ना, 100 प्रश्न किस टाइप के होते हैं, लिखने वाले या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो ये एमसीक्यू टाइप के होते हैं। एमसीक्यू बेस्ड ये टेस्ट होता है, बेस्ड टेस्ट होता है, ये टेस्ट होता है। मतलब इसमें दोनों पेपर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के ही प्रश्न होंगे, 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अगर आप सही उत्तर करते, इसमें एक और छात्र का मन में प्रश्न होता है कि अगर हम सही उत्तर करेंगे तो सही उत्तर कीजिएगा तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर करते हैं तो 0 अंक मिलते हैं। 0 अंक मिलने का मतलब कि अब इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अधिकतर परीक्षाएं में निगेटिव मार्किंग के जैसे प्रावधान होते हैं, जैसे कि आप गलत उत्तर देते हैं तो आप मार्क्स काट लिए जाते हैं, लेकिन जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में ऐसा नियम नहीं है। यहां पर कोई निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। गलत भी करते हैं तो आपके ना मार्क्स दिए जाएंगे ना काटे जाएंगे। और मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन दिया ही नहीं, 4 ऑप्शन था, 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन टिक ही नहीं किया, तो उसको ब्लैंक छोड़ दिया,
तो उसके भी कोई मार्क्स ना दिए जाएंगे ना काटे जाएंगे। क्लियर है? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर मुख्य परीक्षा में आते हैं। जैसा कि हमने बताया जो मुख्य परीक्षा होती है, अब इसमें सवाल उठता है कि ये किस तरह का टेस्ट होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये लिखित परीक्षा होती है, रिटन टेस्ट होता है, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के ये टेस्ट होता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप का ये टेस्ट होता है, मतलब कि ये लिखने वाला, जैसे कि ये आप यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जामिनेशन देते हैं उस तरह के ये परीक्षाएं होती है। मेंस में कुल जो होता है 6 पेपर होते हैं। कुल जो पेपर होता है वो कुल 6 पेपर होते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और 6। पेपर 1 और 2 जो इसमें होता है ये दोनों, और पेपर 3 से लेके 6 इसको भाषा पेपर बोला जाता है। ये दोनों भाषा पेपर होता है, भाषा से संबंधित ये होता है। और ये जो 4 पेपर जो होता है ये जीएस सामान्य अध्ययन से संबंधित होता है। पेपर 1 जो होता है ये सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी इसमें होता है। सामान्य अंग्रेजी, जैसे कि हमें ये बोला था कि अगर मुख्य परीक्षा आप क्वालिफाई करते हैं तो आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आपके मन में अब सवाल उठेगा, जैसे कि यहां पर देखिए कि आपने कि 400 अंक में आप जितना प्रश्न सही करेंगे या फिर जो उनका कटअप होगा उसके आधार पर आप पीटी क्वालिफाई करते हैं। तो मतलब कि पीटी के लिए जो मार्क्स निर्धारित किया गया है वो 400 अंक है। 400 में आप कितना अंक लाते हैं उसके आधार पर आपका डिपेंड करता है कटअप में पार हुआ या फिर नहीं हुआ, उसके आधार पर आपका मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर कि मेंस परीक्षा पास करने के लिए कितना अंक का परीक्षा ये होता है। तो जो पेपर 1 होता है ये 100 अंक का होता है, 100 अंक का। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका अंक मेरिट लिस्ट या फिर मेंस का रिजल्ट में इसका अंक नहीं जोड़ा जाता है। पेपर 2, 3, 4, 5 और 6 के अंक जोड़े जाते हैं। पेपर 2 अब क्या होता है, पेपर 2 जो होता है ये भाषा साहित्य से संबंधित होता है। भाषा साहित्य, इसमें 15 भाषा होती है। 15 भाषा इसमें है। अब बोलिए सर सारे के सारे भाषा पढ़ना है, बिल्कुल नहीं, आपको 15 में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें 15 भाषा आगे हम लिस्ट आपको बता देंगे कौन कौन से हैं, लेकिन सामान्य इसमें हिंदी होता है, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू होता है, बांग्ला होता है, कुछ स्थानीय जो भाषाएं हैं जैसे कि कुड़ुक हो गया, पंचपरगिया हो गया, संथाली हो गया, खोटा हो गया, नागपुरी हो गया। तो इस तरह की 15 भाषाएं होते हैं, उनमें से कोई आप एक पेपर सिलेक्ट कर लीजिए। वो परीक्षा में फॉर्म भरते वक्त वो ऑप्शन आता है, वहां पर आपको सिलेक्ट करना होता है। पहले प्रारंभिक परीक्षा के फॉर्म भराते वक्त ही आपसे ले लिया जाता था, लेकिन आज के जो इस बार एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें क्या किया गया कि मेंस परीक्षा में चयन करने के लिए दिया गया कि आप मुख्य परीक्षा में कौन से भाषा लेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आज टिक कीजिए या फिर मेंस के में टिक कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं, आप एक सिलेक्ट कर लेना पड़ता है वो। और ये जो परीक्षा होती है 150 अंक का होता है, 150 नंबर का होता है। लिखने वाला ये भी होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का। पेपर जो 3 होता है, जैसा कि हमने बताया ये सारे जीएस पेपर होते हैं, इसीलिए इसको भाषा पेपर, क्योंकि इसमें भाषा साहित्य 15 में से कोई एक सिलेक्ट कीजिए। और ये सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी होता है 100 अंक का। पेपर 3 जो होता है इतिहास और भूगोल होता है। इसमें इतिहास एवं भूगोल इंक्लूडिंग झारखंड, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल। क्लियर है? झारखंड का इतिहास और भारत का इतिहास इतिहास सेक्शन में रहेगा, भारत का भूगोल और झारखंड का भूगोल ये भूगोल सेक्शन में रहेगा। ये परीक्षा जो होती है ये 200 अंक का होता है, ये 200 अंक का होता है। पेपर 4 जो होता है ये राज्य व्यवस्था, संविधान जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से, प्लस लोक प्रशासन और कुछ अन्य मिसलेनियस टॉपिक बनाकर इसको डिजाइन किया गया है। और ये परीक्षा भी जो होती है वो 200 अंक का होता है। 5वां जो टॉपिक्स होता है ये भारतीय अर्थव्यवस्था। 5वां जो पेपर होता है भारतीय अर्थव्यवस्था,
आर्थिक सुधार हो गया, सतत विकास, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के एक सामान्य बुक में नहीं मिलता है, वो भी टॉपिक इसमें शामिल किया गया है। आर्थिक सुधार पर फोकस किया गया है और झारखंड की अर्थव्यवस्था को भी शामिल किया गया है। जितने भी पेपर बता रहे हैं ये शॉर्ट में हम बता रहे हैं, आगे इसके पूरा डिटेल में सिलेबस भी बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक्स है, क्योंकि सिलेबस को हम लोग को समझना है और सिलेबस सिर्फ इसके आधार पर नहीं समझ सकते पहले तो, लेकिन ये तो समझना वो कौन से पेपर है और कौन सा पेपर किससे संबंधित है, फिर उसके बाद इसके डिटेल में चलेंगे। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था प्लस अन्य प्लस झारखंड का अर्थव्यवस्था भी इसमें होता है। ये भी जो परीक्षा होती है ये भी 200 अंक का होता है, 200 अंक की ये परीक्षा होती है। फिर जो पेपर 6 होता है इसमें विज्ञान होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक अलग टॉपिक होता है तो उससे भी पूछे जाते हैं। पर्यावरण होता है और विज्ञान में इसमें ध्यान रखिएगा फिजिक्स और बायो होता है, फिजिक्स प्लस बायो, केमिस्ट्री नहीं होता है। पर्यावरण साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक और टॉपिक होता है उसको बोलते हैं यहाँ पर कृषि विज्ञान। झारखंड का कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स जो हैं, ये भी जो पेपर 6 होता है ये भी 200 अंक का होता है, 200 अंक का ये परीक्षा होता है। तो ये पेपर जो मेंस के जो 6 पेपर थे उनके बारे में बता दिया गया। अब देखिएगा इसके परीक्षा हुआ तो मेंस का रिजल्ट आएगा, तो मेंस का रिजल्ट कितने पर बनेगा, तो इसमें पेपर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था। पेपर 1 जो हुआ 100 अंक का, पेपर 2 जो हुआ 150 अंक का, पेपर 3 200 अंक का, पेपर 4 200 अंक का, पेपर 5 200 अंक का और पेपर 6 जो हुआ वो 200 अंक का। तो टोटल अगर ये जोड़िएगा तो 1150 या फिर 1050 हुआ ना, 1050 ये हो गया। क्लियर, ये 1050 हो गया। तो क्या 1050 पर ये मेरिट बनेगा? नहीं, क्योंकि जो पेपर 1 जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या होता है? मतलब इसका ये होता है कि आपको सिर्फ इसमें एक मिनिमम जो इसका मार्क्स होता है, जैसे 30% इसमें लाना अनिवार्य होता है, 30% ला दीजिए, लेकिन इसके मार्क्स जो होते हैं वो मेरिट लिस्ट के लिए या फिर जो मेंस का रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके लिए नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब कि जो मेंस का रिजल्ट जो बनेगा वो 950 पर बनेगा, 2 2 4 800 और ये 950 पर मेंस का रिजल्ट जारी किया जाता है। पेपर 1 के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें मिनिमम 30% लाना अनिवार्य है। 100 अंक में 30 अंक आप ला लिए तो आप पेपर 1 में क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन इससे कम रहेगा तो ध्यान रखिएगा आप डिस्क्वालीफाई कर जाइएगा। बाकी के पेपर में ज्यादा मार्क्स होते हुए भी सिर्फ पेपर 1 में अगर कम मार्क्स है 30 अंक से तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो इनको ध्यान में रखिएगा। लेकिन बहुत ही आसान होता है पेपर 1, सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी होता है। अब आपके मन में सवाल ये भी उठ रहा होगा कि सामान्य हिंदी में 30% और सामान्य अंग्रेजी में 30%, नहीं, दोनों मिलाकर दोनों 50-50। हिंदी से इसमें 50 अंक का आता है, ऐसे वगैरह लिखने होते हैं, कुछ अन्य टॉपिक होते हैं, कुछ ग्रामर वगैरह होते हैं, उसको सॉल्व करना होता है, वो भी लिखित परीक्षा होती है, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप का। और इंग्लिश का भी 50 अंक का होता है, दोनों मिलाकर 30% लाना है। क्लियर है? तो आसान होता है उसमें। मेंस का जो रिजल्ट बनेगा, मेंस का रिजल्ट वो जो बनेगा ये 950 अंक पर बनेगा। तो इसका जो कट ऑफ जारी होगा उसके आधार पर पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाई किए या नहीं क्वालिफाई किए। कट ऑफ के से ज्यादा मार्क्स आता है तो आप क्वालिफाई है, नहीं आता है तो क्वालिफाई नहीं है। मेंस का ये रिजल्ट आ जाने के बाद फिर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू जो होता है वो 100 अंक का होता है। एक चीज और यहां पर ध्यान रखिएगा, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर कि इसमें कितने छात्र को बुलाया जाता है। जैसे कि आपने पीटी क्वालिफाई किया तो पीटी क्वालिफाई करने वाले कितने छात्र मेंस देंगे ये भी तो तय होगा। तो रूल ये होता है कि जितना टोटल सीट है, जैसे कि मान लीजिए 100 सीट है तो पीटी में उतना ही छात्र क्वालिफाई करेंगे, 100 का 15 गुना, 100 सीट का 15 गुना, मतलब कि पीटी में जो क्वालिफाई करेंगे 1500 छात्र क्वालिफाई करेंगे।
15 गुना रिजल्ट आता है, मतलब 15 गुना जितना सीट है उसका 15 गुना मेंस परीक्षा देंगे। क्लियर है? अब इंटरव्यू में भी ये रूल है क्या? तो नहीं, इंटरव्यू में ये रूल नहीं है। हाँ, इसमें ये रूल है कि इंटरव्यू कितना छात्र देंगे, तो इंटरव्यू जितना टोटल सीट है उसका 3 गुना इंटरव्यू देंगे। मतलब कि एक सीट पर 3 कैंडिडेट इंटरव्यू देने आते हैं और 3 में से एक का चयन होगा, 2 को भगा दिया जाएगा। 100 सीट था तो 3 स्टूडेंट आए, तो टोटल 300 स्टूडेंट यहां पर इंटरव्यू देंगे। एक सीट पर 3 स्टूडेंट है, उसमें से एक को लिया जाएगा, 2 को भगा दिया जाएगा। तो इंटरव्यू में बहुत टफ होता है। इंटरव्यू की भी तैयारी के लिए हम आपको सारे चीज गाइड करेंगे, किस तरह से उसको तैयारी करनी है, उन चीजों पर भी हम लोग फोकस करेंगे। यहां तक समझ गए होंगे आप सब? क्लियर है? अब यहां पर बात उठता है कि जो अब फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। इंटरव्यू तो आपने दे दिया, तो इंटरव्यू की फाइनल मेरिट लिस्ट की बात आती है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनता है, फाइनल मेरिट लिस्ट, क्योंकि इसी लिस्ट के आधार पर आपका किस पोस्ट के लिए चयन हुआ है वो पता चल जाता है, आप क्वालिफाई करते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनता है वो मेंस के जो परीक्षा हुआ, मतलब कि 950 अंक का जो मेंस होता है, और इंटरव्यू जो 100 अंकों का होता है। तो जो मेरिट लिस्ट बनता है वो 1050 पर बनता है। और सामान्यतः इसमें जो भी छात्र 50 से 55% ला लेते हैं वो टॉपर होते हैं। इसमें रैंक भी जारी किया जाता है, रैंक के आधार पर ही आपको डीएसपी या फिर जो प्रशासनिक है, बीडीओ वगैरह का पोस्ट, या फिर जो अलग अलग विभाग के अलग अलग पोस्ट हैं, एजुकेशन के, एग्रीकल्चर के, या फिर जेलर के, जो उसमें भी हाईएस्ट पोस्ट इसमें मिलता है, तो आपके रैंक के आधार पर आपको ये दिया जाता है। क्लियर है? और सामान्य तो जैसे बता रहे हैं यहाँ पर 50 से 55% वाले टॉपर होते हैं, फर्स्ट रैंक उनका होता है। आज तक की सिविल सेवा परीक्षा में ऐसा कहीं नहीं देखा गया है कि 55% से ज्यादा किसी कैंडिडेट का हो, टॉपर होते हैं, फर्स्ट रैंक होता है। तो ये चीजों को ध्यान, मतलब ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही टफ एग्जामिनेशन था। यहाँ पर कॉपी जो चेक किया जाता है बहुत ही टफ होता है, मार्किंग जो किया जाता है बहुत ही टफ होता है। तो सोच समझ के ये परीक्षा हम लोग को देनी पड़ती है, तैयारी उसकी भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने वाले छात्र ही, और यहाँ पर ज्यादा मार्क्स भी डिफरेंस नहीं होता है। रैंक 1 है, रैंक 2 है, तो देखिएगा 1-2 मार्क्स का अंतर होता है। रैंक 3 है, 3-4 मार्क्स का अंतर होता है। मतलब कि 10 अंक में 30 से 40 रैंक बदल जाता है। अगर फर्स्ट रैंक का अगर 620 है, 1050 में अगर 620 आया है, तो अगर 40वां रैंक का देखिएगा तो उसका 605 रहता है। तो मतलब कि देख सकते हैं कि 15 अंक में कम होने से 40 रैंक में ही आ चुका है। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत ही कम डिफरेंस, सिली डिफरेंस होता है, और उसी के आधार पर उनका रैंक बदल जाता है। और जो पोस्ट उनको नहीं मिलना रहता है, मतलब जो उनका, जैसे कोई बहुत सारे लोग प्रशासनिक विभाग में जाना चाहते हैं, कोई पुलिस विभाग में जाना चाहता है, डीएसपी बनना चाहता है वीडियो, तो वहां पर ये समस्या हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि एक मार्क्स आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये पूरा हमने जो परीक्षाएं होती है उसका हमने पूरा डिस्कस कर दिया है। अब चूंकि आप पहली बार परीक्षा देने वाले हैं, ये मान के हम 4 चीजें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये चीजें तो आपको समझ में आएगी कि एग्जाम कैसे होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से लिस्ट जारी किया होगा, ये पैटर्न आपको पूरा पता चल गया। अब आते हैं हम लोग की एक सिलेबस को चर्चा करेंगे। यहाँ पर 3 परीक्षाएं होंगी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। अब इनमें क्या क्या टॉपिक्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, जैसा कि हमने बताया था कि प्रीलिम्स जो परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ध्यान रखिएगा, इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल स्वरूप एकेडमी रांची पर उपलब्ध करा देंगे, वहां से आप जरूर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से इसको भी आपको समझना है। जैसे हम 4 चीजें डिस्कस करेंगे। पेपर 1 जो कि 100 प्रश्न इसमें होते हैं, 200 अंक का, और 2 घंटे आपको दिए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि हम हर एक पेपर का पहले हम लोग पीटी पर देखते हैं कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है, उसके बाद मेंस पर देखेंगे। 100 प्रश्न होते हैं पेपर 1 में,
100 प्रश्न कहां कहां से पूछे जाते हैं? तो भारत का इतिहास होता है इसमें, भारत का इतिहास में वही प्राचीन इतिहास में यहाँ पर टॉपिक स्पेसिफिक नहीं है, तो सारे मूल जो जानकारियां हैं प्राचीन इतिहास में टॉपिक आते हैं वो यहाँ पर देखिएगा। बोलिएगा सर कि यहाँ पर लिखा हुआ है 15 प्रश्न, तो जैसे कि जेपीएससी ने यहाँ पर ये निर्धारित कर दिया है कि किस सब्जेक्ट से, जैसे ये 100 प्रश्न आएगा पेपर 1 में, तो ये 100 प्रश्न कहां से पूछा जाएगा? तो उसने बोला है कि हम भारत के इतिहास से 15 प्रश्न, जिसमें कि प्राचीन इतिहास से 5 प्रश्न, मध्यकालीन इतिहास से 5 प्रश्न, आधुनिक इतिहास से 5 प्रश्न पूछेंगे। उसी तरह भारत का भूगोल से 10 प्रश्न। ये सिलेबस में वो खुद बोला है, लेकिन इसका पालन वो खुद नहीं करता है, जेपीएससी इसका पालन नहीं करता है। जो पहली बार जब नया सिलेबस जारी हुआ था छठा जेपीएससी के लिए, तो उसमें कुछ हद तक उसका पालन किया था, लेकिन उसके बाद जो परीक्षाएं उसमें उसका पालन नहीं किया है उसका। तो इसके आधार पर तैयारी करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो इसीलिए संपूर्ण नॉलेज रखिए जिससे कि समस्या न हो। तो इसीलिए हम यहाँ पर उन चीजों को ध्यान में रख रहे हैं। हाँ, कभी कभी कोई सब पेपर में कोई सब्जेक्ट में पालन भी करता है, जैसे झारखंड का, तो 10 प्रश्न उससे आता है तो 10 प्रश्न ही देता है। लेकिन करंट अफेयर्स यहाँ पर देखिएगा 15 प्रश्न है, लेकिन पूछता नहीं है, पिछला बार पूछा ही नहीं था, तो ये भी समस्या होती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो 100 प्रश्न भारत के इतिहास से 15 प्रश्न है, प्राचीन इतिहास से पढ़ना है, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, विश्व इतिहास नहीं पढ़ना है, जिसको ध्यान में रखिएगा। भारत का भूगोल यहाँ पर इससे 10 प्रश्न आते हैं, सामान्य भूगोल, स्थानीय भूगोल, आर्थिक भूगोल से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें सामाजिक और जनकीय जो भूगोल है उससे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और शासन आ जाता है इसमें, तो इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं इससे भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि भारतीय संविधान से 4 प्रश्न, भारतीय संविधान के बारे में पूरा पढ़ना होता है, जितने भी इसमें अनुच्छेद वगैरह होते हैं खासकर उनको कवर करना होता है। फिर इसमें ध्यान रखिएगा लोक प्रशासन और सुशासन भी पूछा जाता है, इससे 4 प्रश्न, लोक प्रशासन। उसके बाद फिर विकेंद्रीकरण, पंचायत और निगम, ये भारतीय संविधान में ही कवर हो जाता है, बस ये अलग से दे दिया हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इसी में कवर हो जाएगा। इसे बोल दिया कि हम 2 प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद फिर आ जाता है ये आर्थिक और संपोषीय विकास। ये क्या है? इसको सतत विकास भी बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भारतीय अर्थव्यवस्था ही है, सीधा सा भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मूल टॉपिक्स हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय हो गया, बैंकिंग हो गया, गरीबी, बेरोजगारी, या फिर जितने भी अन्य टॉपिक है उन सभी को मिलाकर करीब 4 प्रश्न। और ये सतत विकास और आर्थिक जो समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था में, उससे 4 प्रश्न। फिर आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण से जो पूछा जाता है वो 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। मतलब कि अर्थव्यवस्था की संपूर्ण जानकारी आपको इसमें चाहिए, चाहे वो वर्तमान मुद्दे हो, चाहे वो भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं हो, या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, नियोजन हो गया, बैंकिंग हो गया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो गया। तो ये सारे टॉपिक के बारे में आपको पूर्ण नॉलेज होनी चाहिए। और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सुधार हुए, आर्थिक सुधार वगैरह, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वैश्वीकरण, जो ग्लोबलाइजेशन जो इसी का भाग है, उन सभी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इससे कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आ जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 15 प्रश्न आते हैं। इसमें साइंस होता है, साइंस में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिससे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जिससे 6 प्रश्न आते हैं। ध्यान रखिएगा जेपीएससी परीक्षा में मैथ वगैरह नहीं है, क्योंकि ये आ जाता है तो मैथ नहीं है। सामान्य विज्ञान, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है, ज्यादातर इसमें बायो से प्रश्न होते हैं। ऐसा होता भी है, कभी नहीं भी होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। कृषि और तकनीकी विकास 6 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। सूचना और संचार जो तकनीकी है वो 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का है, ये साइंस एवं प्रौद्योगिकी का है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ये टॉपिक आता है, जिसमें कि कृषि का जो विकास है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है, उन सब के बारे में पढ़ना होता है। फिर उसी तरह सूचना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी हो गया, उन सभी के बारे में पूछा जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ये 2 टॉपिक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बहुत सारे टॉपिक आते हैं। पीटी में 2 ही टॉपिक पढ़ना है, मेंस में सारे टॉपिक पढ़ने हैं, वो आगे हम मेंस में बताएंगे भी। फिर उसके बाद इसमें झारखंड से भी 10 प्रश्न पेपर 1 में पूछे जाते हैं।
झारखंड के इतिहास, समाज, संस्कृति वगैरह से। फिर उसके बाद देखिएगा पेपर 1 में करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 15 प्रश्न पूछने का यहाँ पर बनाया गया है। और फिर उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक इसमें शामिल कर दिया है कि ऊपर के टॉपिक से तो प्रश्न आएंगे ही, कुछ मिसलेनियस टॉपिक जैसे कि मानवाधिकार, पर्यावरण हो गया, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन हो गया, फिर शहरीकरण हो गया, खेल हो गया, आपदा प्रबंधन, गरीबी बेरोजगारी, पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतरराष्ट्रीय संगठन, इनसे मिलाकर 15 प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह से पीटी में जो पेपर 1 है, पेपर 1 से 100 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल यहां पर देखिएगा तो जो सब्जेक्ट मिलते हैं हमें, इतिहास, भूगोल, संविधान, लोक प्रशासन सब मिलाकर, फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, फिर मिसलेनियस टॉपिक्स कुछ है जो स्पेसिफिक यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स और कुछ झारखंड स्पेसिफिक 10 प्रश्न के लगभग 100 प्रश्न आते हैं। तो ये पूरा पेपर का सिलेबस हो गया। जो भी हम लोग को तैयारी करनी है मतलब कि बिगिनिंग से करना है, इसलिए हम दूसरा वीडियो भी बनाएंगे जिसमें कि आपकी तैयारी कहां से करनी पड़ेगी, कहां से हम लोग प्रारंभ करें। तो तैयारी तो पहला का स्टेज यही होगा कि हम पाठ्यक्रम को समझें। दूसरा स्टेज होता है हमारा एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को कैसे और कहां से और कब से पढ़ना है, और एनसीईआरटी कैसे हम लोग को मैनेज करना है, कितने क्लासेस में खत्म करना है, कितने पढ़ना है, वो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ हम लोग एक एक करके सिलेबस देखते हैं। तो ये पीटी का पेपर 1 का सारा टॉपिक्स हो गया जो हमने यहाँ पर बताया। अब यहाँ आते हैं पेपर 2, जो पीटी का पेपर 2 है। जैसा कि हमने बताया कि ये झारखंड स्पेसिफिक होता है। 100 प्रश्न होंगे इसमें, और वो सिर्फ झारखंड से ही पूछे जाएंगे। इसमें झारखंड से कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे तो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी इसका पालन वो नहीं करता है। जैसे उसने बोल दिया कि झारखंड का इतिहास, कि झारखंड का इतिहास नहीं बोल गया इसको, झारखंड में जो जातीय शासन व्यवस्था है, जैसे कि हमारे राज्य में मुंडा जनजाति है, उरांव जनजाति है, हो जनजाति है, कुड़ुक उरांव जनजाति है, इसके अलावा फिर जो बैगा जनजाति है, या फिर खड़िया जनजाति है, कुरमाली जनजाति है। तो झारखंड में करीब 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती है। तो उन्हीं जनजातियों की जो अपनी शासन व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, उनमें किस तरह से शासन चलता है, जैसे कि हमारे देश में भी शासन किस तरह से चलता है। तो हमारे संविधान के अनुसार संविधान में 3 स्तंभ बताए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उस आधार पर चलता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के आधार पर। तो जब यहाँ पर जनजाति अपनी शासन व्यवस्था चलाते थे, वो किस तरह से चलाते थे, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। उससे 8 प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर पूछा जाता है। और कुछ हद तक इसका पालन भी जेपीएससी करता है, लेकिन एग्जैक्ट पालन नहीं करता है, लेकिन पढ़ना है, टॉपिक सिलेबस में आता है प्रश्न। फिर उसके बाद झारखंड का आंदोलन है, मतलब झारखंड का जो इतिहास है वो पढ़ना है। अब बोलिएगा सर झारखंड का आंदोलन यहाँ पर दिया हुआ, मतलब झारखंड में तो झारखंड का इतिहास में 3 सेगमेंट आएंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो क्या प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास तो नहीं लिखा हुआ है, तो क्या नहीं पढ़ना है? तो पढ़ना है, क्योंकि पेपर 1 में, भले ही पेपर 2 में इसमें ना पूछा जाए तो प्राचीन और मध्यकालीन, लेकिन पेपर 1 में जो 10 प्रश्न हमने अभी बताया ना, वहां पर पूछा जाता है, तो वहां पर आता है। यहाँ पर झारखंड के आंदोलन से ही 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो भी कहां से पूछा जाएगा वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसकी तैयारी करना बिल्कुल आसान होती है, लेकिन पेपर का जो लेवल होता है बहुत आसान नहीं होता है। अगर आप इसमें पैसेंस खो देते हैं या फिर कंटिन्यूटी बनाकर नहीं रखते हैं, रेगुलर बेसिस पर तैयारी नहीं करते हैं, तो समस्या होती है। फिर उसके बाद झारखंड की विशिष्ट पहचान, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास, से इससे 5 प्रश्न होते हैं। झारखंड की फिर लोक साहित्य, नृत्य, संगीत वगैरह, वाद्य यंत्र वगैरह, जितने भी मतलब कि लोक साहित्य, यहाँ पर लोक भाषाएं जो है, नृत्य वगैरह, जैसे छौ नृत्य आपने सुना होगा, पाइका नृत्य वगैरह के बारे में सुना होगा, डोमकच के बारे में, छौ नृत्य के बारे में, तो उन सभी के बारे में यहाँ पर हम लोग को अध्ययन करना होता है। वाद्य यंत्र वगैरह, फिर उसके बाद दर्शनीय स्थल झारखंड में जितने भी धार्मिक स्थल, फिर किले वगैरह, महत्वपूर्ण जो किले वगैरह, उन सब के बारे में। तो इससे कुल 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, वो भी स्पेसिफिक लिखा हुआ है कहां से वो आएगा। इसके बाद फिर झारखंड में जो साहित्य और साहित्यकार है, जैसे कि झारखंड की जो अपनी बहुत सारी अपनी स्थानीय भाषाएं, जैसे कि कुड़ुक भाषा हो गया, मुंडारी भाषा हो गया, फिर उसके बाद संथाली भाषा हो गया, हो भाषा हो गया, इसके अलावा अन्य जो जनजातियों में खड़िया भाषा वगैरह हो गया, तो उसकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। और उन सभी भाषाओं का विकास किस तरह से हुआ, साहित्यिक, क्योंकि कोई बोली भाषा बन जाती है तो अपना उसका एक साहित्य विकास, साहित्यिक इतिहास होता है कि उस पर पहली बार पुस्तक कब लिखी गई थी, कौन लिखा था,
उसमें क्या चीज के बारे में बताया गया था और वर्तमान में क्या उसकी स्थिति है। तो उसमें जो साहित्य की रचना कैसे हुई, विभिन्न भाषाओं की, जो महत्वपूर्ण भाषा झारखंड की है, स्थानीय भाषा खासकर जो बोली जाती है सबसे ज्यादा, और उनके साहित्यकार कौन कौन हुए और उनके द्वारा कौन कौन पुस्तकें लिखी गई, उससे 5 प्रश्न पूछा जाता है। फिर झारखंड में जितने भी शिक्षण संस्थान है 3 प्रश्न आते हैं। झारखंड के खेलकूद से 5 प्रश्न आते हैं। खेलकूद में वही जो प्रमुख खिलाड़ी हैं, खेल यहाँ पर जो प्रमुख है, खेल से संबंधित योजनाएं हैं, खेल से संबंधित नीतियां हैं, उन सब के बारे में पूछा जाता है। फिर उसके बाद एक इसमें टॉपिक आ जाता है भूमि संबंधी कानून। जैसे झारखंड में अंग्रेजों के काल में ही कुछ ऐसे अधिनियम बनाए गए थे, जैसे अंग्रेज यहाँ पर जो शासन करते थे तो भूमि पर लगान और भूमि जो खेती करता था उसको उसका मालिकाना हक से वंचित कर दिया गया था। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अधिनियम बनाए गए कि उनको मालिकाना हक दिलवाए। तो यहाँ पर 2 एक्ट के बारे में आता है झारखंड में, एक CNT एक्ट छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जिससे 5 प्रश्न आते हैं, और एक SPT एक्ट होता है जो संथाल परगना में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है जो झारखंड के 4 प्रमंडल पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर, फिर दक्षिणी छोटा नागपुर और फिर कोल्हान प्रमंडल, ये 4 प्रमंडल में लागू होता है, जिसमें करीब 18 जिले, कुल 18 जिले इसमें आते हैं, करीब नहीं कुल 18 जिले आते हैं। बोलिएगा सर कि झारखंड में तो 24 जिले हैं, तो बाकी के 6 जिलों पर ये संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू होता है। झारखंड में एक 5वां प्रमंडल भी है, संथाल परगना प्रमंडल, जिसके अंतर्गत कुल 6 जिले आते हैं। तो इस पर यह संथाल परगना अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू होता है 6 जिलों पर। तो उससे भी 5 प्रश्न, ये एक्ट होते हैं, ये एक्ट में कुछ स्पेसिफिक नियम बनाए गए हैं, लॉ बनाया गया है, उन्हीं को याद करना होता है, उन्हीं को समझ के याद करना होता है, उन्हीं के बारे में पढ़ना होता है। इसके अलावा इसी तरह के कुछ अन्य, जैसे कि हमारे पड़ोसी जो राज्य है, जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तो वहां पर कुछ भूमि संबंधी कानून उन राज्यों के भी अपने अपने हैं, तो वहां से भी 2 प्रश्न पूछा जाता है। आज तक तो पूछा नहीं गया है, 2-3 परीक्षाएं होगी, वहां पर आज तक पूछा नहीं गया उनसे, लेकिन पूछा जा सकता है। 7 प्रश्न CNT एक्ट से ही आ जाता है। इसमें कुल 12 प्रश्न आते हैं, CNT प्लस SPT, और ये मिलाकर 12 प्रश्न। क्लियर है। उसके बाद फिर झारखंड का भूगोल ही आ जाता है। 10 प्रश्न आते हैं झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, यहाँ पर जो टेम्परेचर वगैरह है, वर्षा स्थिति क्या है, उन सब के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद फिर झारखंड में औद्योगिक नीति। झारखंड में आपको पता है कि उद्योग की संभावनाएं ज्यादा है। खनिज के मामले में हमारा राज्य बहुत ही समृद्ध है, अमीर राज्य है, लेकिन सिर्फ नाम का अमीर है, गरीब बहुत है। और यहाँ पर गरीब करने वाले कौन है? राजनेता लोग हैं। तो जब खनिज जिस राज्य में ज्यादा होती है तो वहां पर उद्योग भी बहुत तेजी से बढ़ते हैं। कि झारखंड का एक बोलिए अभिशाप ही है कि यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं बन पाई यहाँ के राजनेता की, लेकिन यहाँ पर बहुत उद्योग हैं ऐसे जो कि विश्व स्तर पर उनको जाना जाता है। तो झारखंड सरकार इनको प्रोत्साहित करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग है, ज्यादा से ज्यादा हमारे राज्य में इन्वेस्टमेंट हो, तो इसके लिए कुछ नीतियां बना के रखी है। तो उन औद्योगिक नीति के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। फिर उसके बाद विस्थापन पुनर्वास नीति भी है, अन्य नीतियां भी है, जिससे कुल 6 प्रश्न आते हैं। इसके अलावा झारखंड में जितने भी उद्योग हैं, स्थान उनका, औद्योगिक विकास जो भी हुआ है, उससे भी 5 प्रश्न। झारखंड में बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं हैं, उप योजनाएं हैं, जैसे कि आपने सुना होगा बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, इसके अलावा डाकिया योजना। तो ये सारे बहुत सारी योजनाएं चल रही है, तो इससे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद झारखंड में जंगल, चूंकि झारखंड का नाम ही है झाड़ियों का प्रदेश, तो झारखंड की क्या जंगल की स्थिति है, यहाँ पर कितना क्षेत्रफल है जो कि वन से घिरा हुआ है, हर एक जिलों में क्या क्या वन की स्थिति है, झारखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, झारखंड में जितने भी राष्ट्रीय या फिर जैविक उद्यान है, अभ्यारण्य है, चिड़ियाघर है, उन सभी के बारे में, उनकी स्थापना कभी, उनकी विशेषता क्या है, उन सभी के बारे में। और झारखंड सरकार ने जीव संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, क्या क्या नियम बनाए हैं, जीवों के द्वारा किसी जो मानव है या फिर मानव का घर जो निर्मित है उसको तबाह कर दिया जाता है, तो वन विभाग के द्वारा क्या उनको मुआवजा दी जाती है, तो उनसे संबंधित 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके बाद झारखंड के पर्यावरण से भी पूछा जाता है 7 प्रश्न।
इसके अलावा झारखंड में आपदा प्रबंधन, झारखंड में बहुत सारी आपदाएं देखने को मिलती होगी, खासकर यहाँ पर बिजली जो बरसात के दिनों में गिरती है, जिसमें कि बहुत सारे सैकड़ों लोग उनकी डेथ हो जाती है। बाढ़ जैसी समस्या तो बहुत कम है, न के बराबर। चक्रवात जैसी चीजें देखने को मिल रही है 1-2 सालों से। इसके अलावा यहाँ पर सूखा वगैरह बहुत ज्यादा प्रभावित है, आगजनी वगैरह, जंगलों में आग की समस्याएं भी है। तो यही आपदा है। तो आपदा को प्रबंधन करने के लिए किस स्टेज पर बनाया गया है? तो भारत सरकार की जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसके तहत यहाँ पर झारखंड में भी लागू होता है। तो 3 स्तर पर इसमें प्राधिकरण बनाए गए हैं, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत सरकार करती है, राज्य स्तर पर, और एक जिला स्तर पर। उसके प्रमुख कौन कौन है, उसकी क्या स्थिति है? झारखंड में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो कि झारखंड में जो विभिन्न आपदाएं उस पर रिसर्च और उस पर काम करती है, उसकी रिपोर्ट देती है। तो उन सब के बारे में पढ़ना होता है। और उसके बाद फिर झारखंड के करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर पेपर 1 में भी करंट अफेयर्स था, पेपर 2 में भी झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है। तो पेपर करंट अफेयर्स कितना पूछा जाता है? सामान्यतः तो साल भर का करंट आता है, लेकिन जेपीएससी जैसे संस्थाएं आपको पता ही होगी क्या करती है, तो 2 साल का भी करंट अफेयर्स पूछ लेती है। तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। अगर करंट अफेयर्स सॉल्व होगा तो साल भर ही हम लोग पढ़ लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। बाकी के जो जितने भी, मान लीजिए आप 2 साल तैयारी करते हैं, आगे हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो 2 बनाएंगे कि करंट अफेयर्स की तैयारी आपको किस तरह से करनी है। आप जब एग्जाम देने वाले हैं, जब एग्जाम होने वाली है, तो उसके कितने दिन पहले आप करंट अफेयर्स की तैयारी करें, क्योंकि शुरू से तैयारी करना वेस्ट चला जाता है, पूछा ही नहीं जाता है, तो उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम जब होने वाली है तो हम सामान्यतः हम लोग लेके चलते हैं कि साल भर पहले से करंट अफेयर्स पढ़िए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पीटी का जो पेपर 1 और पेपर 2 का संपूर्ण सिलेबस है उसको हमने यहाँ पर बता दिया, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है हमको। क्लियर है? अब यहाँ पर चलते हैं मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में जैसा कि हमने बताया कुल 6 पेपर होते हैं। तो पेपर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 में तो जैसा कि हमने बताया ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 100 अंक का होता है। ध्यान रखिएगा, पेपर जो मुख्य परीक्षा में 6 पेपर होते हैं, तो इसमें आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कितने घंटे की परीक्षा होती है। तो हर एक पेपर इसमें 3 घंटा आपको दिया जाता है। 3 घंटे की परीक्षा, पेपर 1 के लिए 3 घंटा, पेपर 2 के लिए 3 घंटा। अब बोलिएगा सर कि एक दिन में एक ही परीक्षा होती है 2, तो ये जेपीएससी के ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी वो एक दिन में कभी एग्जाम लेती है तो वो एक दिन में एक ही पेपर लेती है, कभी एग्जाम लेती है तो एक दिन में 2 पेपर ले लेती है, और कभी एग्जाम लेती है तो 6 पेपर 5 दिन में लेती है, कभी एग्जाम लेती है तो 6 पेपर 3 दिन में ले लेती है। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या है, वो अपना टाइम टेबल जारी किया है। गैप मिलता है तो संभावना कम होती है, गैप ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई नेशनल हॉलीडे वगैरह आ गया तो गैप मिल जाता है, अदरवाइज गैप नहीं मिलता है। कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन होता है। अगर 3 दिन एग्जाम होगा तो 15, 16, 17, 5 दिन एग्जाम होगा। 5 दिन कैसे होता है? तो पेपर 1 और पेपर 2 एक ही दिन ले लिया जाता है, और बाकी के जो 4 पेपर हैं, मतलब बाकी के जो पेपर 3, 4, 5 और 6 है वो 4 दिन में लिया जाता है। तो इस तरह से लेती हैं, या फिर 6 दिन भी कर सकती है, डेली एक पेपर। तो उस पर डिपेंड करता है, इसके लिए रूल नहीं है। जैसे कि यूपीएससी जैसे संस्था में ये रूल होता है कि कितने दिन में हम परीक्षा लेंगे, लेकिन यहाँ पर जेपीएससी को जब मन कर गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो छठा जेपीएससी जो हुआ था वो 5 या 6 दिन में हुआ था, जबकि 7वीं से 10वीं जेपीएससी के लिए जो शेड्यूल आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि 3 दिन में ही हम एग्जाम ले लेंगे, एक दिन में 2 पेपर ले लेंगे। तो उस पर डिपेंड करता है, इसको कहना मुश्किल है। अब यहाँ पर देखते हैं कि पेपर 1 का सिलेबस अब क्या है। तो पेपर 1 का जैसा हमने बताया था, इसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी होता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसका ना मेंस का रिजल्ट जारी करते वक्त इसका मार्क्स जोड़ा जाएगा, और ना मेरिट लिस्ट जारी करते वक्त इसका मार्क्स जोड़ा जाएगा। इसमें 30% 30 अंक ला लीजिए, अब पास हो गए। इसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी होता है। तो इसमें क्या पूछा जाता है? तो इसमें मैट्रिक स्तर के, जैसे कि आपको निबंध लिखने के लिए पूछा जा सकता है, दोनों में ट्रांसलेशन करने के लिए, अंग्रेजी हिंदी में है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, अंग्रेजी में है तो हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। इसके अलावा इसमें कुछ समराइज करने के लिए प्रिसाइज राइटिंग वगैरह पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, निबंध पूछा जाता है, व्याकरण कुछ होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, और प्रिसाइज राइटिंग मतलब संक्षिप्त में, पूरा एक बहुत लंबा चौड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, उसको शॉर्ट में लिखने के लिए पूछा जाता है। तो ये सारे आते हैं, तो बिल्कुल 30 अंक लाना कोई बड़ी बात इसमें नहीं होती है। अब पेपर 2 में आते हैं। पेपर 2 में क्या करना है? तो पेपर 2 में भाषा और साहित्य होता है। भाषा और साहित्य, जैसा कि हमने बताया था कि इसमें 15 भाषा होती है,
15 भाषा में कोई जो आपको भाषा लगे, कोई छात्र चाहता है कि नागपुरी ले, अब 15 भाषा कौन कौन सी है उसको देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला उड़िया भाषा है, उड़िया आप ले सकते हैं, बंगाली ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, हिंदी, संथाली, पंचपरगिया, नागपुरी, मुंडारी, कुड़ुक, कुड़ुक है जो उरांव की भाषा जो होती है, उरांव जनजाति की, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, ठा है ये, ठा नहीं होगा, ठा, और खड़िया, और ये हो भाषा। तो ये 15 भाषा में से कोई एक भाषा आपको चयन करना है। जैसे कोई छात्र ने चयन किया कि हम हिंदी साहित्य लेंगे, हिंदी साहित्य एवं भाषा, तो 150 अंक का ये परीक्षा होगा, 3 घंटे आपको परीक्षा के लिए दिए जाएंगे। इसका सिलेबस अब क्या क्या होगा, तो हर एक भाषा का 15 भाषा, इससे 15 का सिलेबस हम सबका चर्चा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ इसमें भाषाएं हैं, जैसे हिंदी हो गया, नागपुरी, खोटा वगैरह, इसका हम अलग अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि उसका अपना बहुत बड़ा सिलेबस होता है। बहुत बड़ा नहीं, टेंशन नहीं लेना है, तैयारी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। हाँ, किसी इसमें से देखिएगा कुछ चयन कीजिएगा ना, तो कुछ में सिलेबस कंटेंट ज्यादा होते हैं, किसी कंटेंट कम होते हैं। जिस भाषा का जितना विकास हुआ रहेगा उसमें सिलेबस उतना ही ज्यादा रहेगा। जैसे कि हिंदी का विकास, अंग्रेजी का विकास अन्य भाषाओं की तुलना में बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि अंग्रेजी अब विश्व स्तर पर बोली जाती है, हिंदी भी बोलने वाले विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 5वीं सबसे बड़ी भाषा है, तो इसका विकास भी बहुत ज्यादा हुआ है। अब जिन भाषाओं का जितना ज्यादा विकास होगा उतना ही सिलेबस उससे पूछा जाता है। तो हिंदी और अंग्रेजी का सिलेबस अन्य बाकी भाषाओं से बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत सारे छात्र लेने से डरते हैं कि हम तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर बाकी भाषाएं आपको समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल आप हिंदी और अंग्रेजी लीजिए। बहुत सारे छात्र ये सोच लेते हैं, क्योंकि उनके जो सीनियर होते हैं वो बोल देते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन बिल्कुल नहीं। जो क्वालिफाइड छात्र है उनसे पूछिए, जो एग्जाम दिए है उनसे पूछिए, वो बताएगा कि बिल्कुल आप कोई भी भाषा ले सकते हैं, बल्कि सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इसकी तैयारी बेहतर करनी है और सिलेबस के अनुसार करना है। कोई टॉपिक को छोड़ना नहीं है और बेहतर तरीके से उत्तर लिखना है। मार्क्स बेहतर मिलते हैं चाहे आप 15 में से कोई भी भाषा ले लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि आप वो भाषा है जो बोलिएगा सर कि ये तो झारखंड की अपनी भाषा है तो उसको ले लेंगे। क्या हिंदी नहीं बोली जाती? हिंदी तो पूरा झारखंड में सबसे ज्यादा बोली जाती है। अंग्रेजी नहीं बोली जाती? बिल्कुल, ऑफिशियल जो वर्क होते हैं अंग्रेजी में ही होता है या तो हिंदी में होता है, अन्य भाषाओं का तो उपयोग भी नहीं किया जाता है। तो बिल्कुल उसके आधार पर तय नहीं होते हैं कि क्या बोली जा रही है, क्या लिखी जा रही है। आप कितना उत्तर सही तरीके से जो प्रश्न पूछा गया है उसका लिखते हैं, उसके आधार पर मार्क्स मिलता है। तो तैयारी किसी भी कीजिए, बेहतर कीजिए, किसी भी सिलेक्ट कीजिए, ये ध्यान रखिए कि हाँ बिल्कुल हम इसकी तैयारी सिलेबस के अनुसार कर सकते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लिए। इन 15 भाषाओं का जो सिलेबस है इसका PDF हम अपलोड कर देंगे, आप उनको जरूर देखिएगा और कुछ समस्या होगा तो जरूर हमसे बताइएगा। हम लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उसी ऐप पर आप नोट भी कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है 700700457978 इसमें आप क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, वहां पर भी, व्हाट्सएप पर भी और टेलीग्राम पर भी। व्हाट्सएप पर रहने से आप पर्सनली हमसे कांटेक्ट हो सकते हैं, तो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल नहीं कीजिएगा, ज्यादातर आप मैसेज कर दीजिएगा। और मैसेज का हो सकता है तुरंत रिप्लाई ना मिले, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो आप अपना यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा, इस पर व्हाट्सएप करने के लिए आप अपना नाम लिख दीजिएगा, नेम, या फिर आप ग्रेजुएशन में है या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो वो क्वालिफिकेशन लिख दीजिएगा, और अपना सिटी का नाम लिख लीजिएगा, क्वालिफिकेशन और सिटी का नाम, और हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वहां पर आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो ये यहां तक हो गया। अब आते हैं पेपर 3 में। पेपर 3 जैसा कि हमने बताया था कि इसमें भूगोल, इतिहास और भूगोल होता है, मतलब सामाजिक विज्ञान में इतिहास और भूगोल। पेपर 3 में इतिहास और भूगोल शामिल किया गया है। इतिहास में क्या है, भूगोल में क्या है, तो क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो पहले बता चुके हैं कि ये जो परीक्षा होगी ये 3 घंटे की होगी और ये कुल 200 अंक का प्रश्न आता है। इसमें ध्यान रखिएगा, पहले बता चुके हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, ये लिखने वाला होता है, लेकिन इसमें भी 20 प्रश्न जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, मतलब 40 अंक के, और बाकी के इसमें 160 अंक का जो प्रश्न होता है वो 40 अंक के 4 प्रश्न जो होते हैं आपको सॉल्व करने होते हैं। मतलब एक ही प्रश्न 40 अंक का रहेगा,
हाँ, कभी कभी ये करते हैं ये कि 2 पार्ट में बांट देते हैं 20-20 अंक के, कभी ये 10-10 अंक के भी बांट सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन अभी तक जो परीक्षा हुई उसमें देखा गया है या तो वो 40 अंक के पूछते हैं या फिर 20-20 अंक के पूछते हैं, लेकिन 10 अंक करने में उनको हर्ज नहीं है, उस पर हम क्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि आपने, जैसे कि उन लोग क्या करेंगे, ये पहला प्रश्न करके A, B, C और D कर देंगे तो 10-10 अंक का हो गया, क्योंकि पहले ये पूछ चुके हैं कि 40 अंक का रहता था ना, तो एक प्रश्न रहता था उसको 2 पार्ट में बांट देते थे, A और B, 20-20 अंक का कर देते थे। इनका उत्तर दीर्घ उत्तरीय लिखना होता है। जैसे कि 10 अंक का आया तो आपके मन में सवाल उठेगा कि कितना अंक में लिखना है, सामान्यतः नहीं पूछा जाता है लेकिन पूछा जा सकता है। तो 40 अंक के लिए ध्यान रखिएगा, इनका रहता है लिखा हुआ कि दीर्घ उत्तरीय लिखिए। 20 अंक का रहेगा तो 400 शब्द, 40 अंक का रहेगा तो सामान्यतः 800 शब्द, और 10 अंक का रहेगा तो 200 शब्द आप लेके चलिए, 150 से 200 शब्द आपको लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है? अब इसमें देखिए इतिहास और भूगोल में क्या क्या होता है। तो इतिहास में तो आपको पता है कि प्राचीन इतिहास आता है, इसमें मध्यकालीन इतिहास आता है और आधुनिक इतिहास आता है। एक आप मन में सुन रहे हो कि विश्व इतिहास भी आता है, तो नहीं आता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको प्राचीन इतिहास में पढ़ना है पूरा, वो भी है। आगे हम बताएंगे कौन कौन सा इसमें पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, और एक और इसमें होता है झारखंड का इतिहास। एक चीज और यहां पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके पैटर्न को भी समझना है। इसका सिलेबस इसके आधार पर है लेकिन परीक्षा इसके आधार पर नहीं होती है, मतलब इसी के आधार पर होती है, लेकिन वहां पर पूछने का तरीका उनका अलग होता है। जैसे इनमें से 4 प्रश्न रहेंगे, प्राचीन काल से भी एक प्रश्न रहेगा, मध्यकाल से भी एक प्रश्न रहेगा, आधुनिक से भी रहेगा, और झारखंड के इतिहास से भी एक प्रश्न रहेगा। लेकिन इनमें से सिर्फ 2 ही प्रश्न आपको सॉल्व करना होता है, 40-40 अंक का, 80 अंक का। अगर कोई छात्र चारों को न पढ़ के वो सिर्फ 2 पढ़ लेता है, झारखंड का इतिहास और आधुनिक इतिहास पढ़ लेगा, तो भी वो 2 ही प्रश्न सॉल्व करना है। चारों पढ़ लेगा तो ही 2 प्रश्न सॉल्व करना है। क्योंकि आप लेकिन शुरू में तैयारी कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि सारे पढ़ लीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा। हाँ, एग्जाम के समय आपने डिसीजन ले लीजिएगा कि हाँ इसमें से कौन हमको 2 टॉपिक पूरा कमांड करके जाना है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और झारखंड। तो पहले से ही डिसीजन नहीं लेना है। हाँ, मेंस पीटी क्वालिफाई करके मेंस जब देने लगेगा तो उसमें डिसीजन लीजिएगा कि 4 में से हम कौन 2 लेके चले और कौन 2 को छोड़ दें। लेकिन कभी कभी ये भी होता है समस्या कि जो आप पढ़ के गए हो सकता है कि वो ज्यादा टफ पूछे और बाकी जो है वो प्रश्न सामान्य पूछे, ये समस्या होती है। जैसे कि आधुनिक काल के इतिहास से, मतलब आधुनिक भारत का इतिहास से बहुत ही ट्रिकी प्रश्न बन जाते हैं और टफ वो पूछते हैं, देखा गया है अभी तक जो परीक्षा हुई है। जबकि प्राचीन काल और मध्यकाल से जो उनका सामान्य होता है वो डायरेक्ट ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, ये चीज होता है। तो डिसीजन बिल्कुल आप सही से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है आगे हम बताएंगे आपको, दूसरा जब वीडियो बनाएंगे। और ध्यान रखिएगा इतिहास जो होता है, जैसे कि हमने बताया कि पेपर 3 जो होता है 200 अंक का होता है, इसमें 100 अंक का इतिहास होता है और 100 अंक का भूगोल होता है। जैसा कि हमने बताया कि इसमें लिखने वाला 2 प्रश्न होता है, 40-40 अंक का, 4 प्रश्न रहेगा, 2 सॉल्व करना है तो 80 अंक का ये हो गया। तो फिर 20 अंक का क्या इसमें पूछा जाता है, क्योंकि इतिहास तो 100 अंक का है, तो 10 प्रश्न 2-2 अंक का ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाता है, 20 अंक हो गया। ये 10 ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न ये चारों टॉपिक से रहेगा, प्राचीन इतिहास से, मध्यकालीन, आधुनिक और झारखंड का इतिहास है। और अगर आपको मेंस में बहुत ही अच्छा करना है तो ये ऑब्जेक्टिव 10 का 10 सही करके आइएगा, तो देखिएगा मार्क्स बहुत ज्यादा ऊपर आपका उठ जाएगा। क्योंकि इसमें है कि आपका उत्तर पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इसमें उत्तर पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर सही उत्तर है तो 2 अंक का मतलब 2 अंक ही मिलेगा, काटेगा नहीं। अगर गलत किए तो 1 भी अंक नहीं मिलेगा, सही कर दिए तो 2 का 2 पूरा मिलेगा। जबकि इसमें आप कितना भी सही लिखिए काटेगा तो जरूर हो, गलतियां हो ही जाती है लिखने में। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या गलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भूगोल में उसी तरह 4 टॉपिक इसमें भी होता है। भौतिक भूगोल होता है इसमें, भारत का भौतिक और मानव भूगोल होता है, फिर भारत के प्राकृतिक संसाधन विकास और उपयोग, और फिर झारखंड का भूगोल। इसमें भी वही सिस्टम होता है। 100 अंक आया है तो 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के 2-2 अंक के 20 अंक हो गया ये। और ये चारों
टॉपिक से 4 प्रश्न होते हैं जिसमें कि 2 सॉल्व करना होता है और हर एक प्रश्न 40 अंक का होता है, तो ये 80 अंक का ही हो गया, तो 100 अंक का यहां पर पूछ दिया। इसमें भी वही सिस्टम है कि चारों को चारों पढ़ने से अच्छा है कि आप इसमें से 2 को पढ़ के जाइए, बेहतर रहेगा। लेकिन ये डिसीजन मेंस के बाद लेना है, क्योंकि अभी से डिसीजन लेके चलते हैं तो समस्या खड़ी कर देता है प्रारंभिक परीक्षा में। अब यहां पर देखिएगा कि अब आपके मन में सवाल उठेगा सर कि प्राचीन इतिहास पढ़ना है तो प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है, ये भी तो सोचना है। तो प्राचीन इतिहास में देखिए, इतिहास के जो स्रोत होते हैं वहीं से आपको स्टार्ट करना है, हर एक टॉपिक पढ़ना है। इसमें कुछ स्पेसिफिक यहाँ पर दिया हुआ है, उसको ज्यादा हमको फोकस करना है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, उसका उद्भव, जो पुरातत्व है, सीमा है, रचनात्मकता है, मुख्य विशेषता है, आर्यों का उद्भव, वैदिक साहित्य की पुरातनता एवं विभाजन, आरंभिक ऋग्वेद काल के समय जो समाज था, अर्थव्यवस्था था, धर्म था, लिच्छवी गणराज्य, ये बिहार का एक था बहुत ही प्रसिद्ध गणराज्य, उसका जो गणतांत्रिक इतिहास संविधान था वो फिर उसके बाद फिर मुगल का जो ये हुआ था, मुगल साम्राज्य का, मुगल नहीं होगा ये मौर्यों का होगा, मौर्य होगा ये, क्योंकि प्राचीन इतिहास में मुगल कहां से आ जाएंगे, ये मौर्यों का उद्भव होगा, मौर्य साम्राज्य का उद्भव, मौर्य साम्राज्य का उद्भव, ये पढ़ना है। फिर मौर्यों का काल जो रहा, इनका विस्तार वगैरह, उन सभी के बारे में। फिर उसके बाद कुषाण वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, चोल वंश, पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियां। फिर इसके बाद ये तो प्राचीन इतिहास में इन सारे टॉपिक को पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद मध्यकाल आ जाता है। मध्यकाल में फिर मध्यकाल में ही आपको पता है कि भारत पर विदेशी आक्रमण होना प्रारंभ हो जाते हैं अरबों से। तो अरब का आक्रमण जो विभिन्न तरह से जो विदेशी आक्रमण हुए उसके बारे में। फिर भारत पर जो गजनियों का आक्रमण हुआ, दिल्ली सल्तनत का स्थापना जो खिलजी वंश से प्रारंभ होता है और मुगलों तक जाता है। फिर मंगोलों का भारत पर आक्रमण हुआ था। फिर उसी दौरान बहुत सारे धार्मिक आंदोलन होते हैं, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन, उन सब के बारे में। फिर उसके बाद मुगल काल के बारे में। इसके बीच में भी ध्यान रखिए इस्लामिक संस्कृति का जो आगमन होता है उन सब के बारे में, इंडो इस्लामिक स्थापना, हिंदू और उर्दू भाषाओं का विकास वगैरह। फिर मुगल काल में जितना भी पानीपत के युद्ध से लेकर जो मुगल काल के जितने भी शेरशाह सूरी की उपलब्धियां, मुगल काल जो मुगल साम्राज्य का एकत्रीकरण है, अकबर के शासन काल, फिर उसके बाद अकबर का धर्म, राजपूत की जो नीति थी, औरंगजेब का धर्म, राजपूतों की नीतियां, मुगल स्थापत्य, चित्रकला, चित्रकारी, मुगल काल के दौरान स्थिति जो थी, तो उन सब के बारे में। जब मुगल कमजोर पड़ जाते हैं औरंगजेब काल के बाद, मुगलों का औरंगजेब के बाद भी शासन रहा, मुगल बादशाह बने, अंग्रेजों तक रहा था। अंतिम बादशाह जो 1857 के युद्ध तक था वो ही, उसको ही मेन बनाया गया था, उन सब में आप पढ़िएगा। तो उसी दौरान लेकिन जब मुगल जब कमजोर होते हैं, किसके बाद? औरंगजेब के बाद, तो मराठाओं का उदय होता है। मराठाएं भी बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र पर भारत पर कब्जा भी कर लेते हैं, यहां तक कि बंगाल तक वो फैल जाते हैं। राजमहल को, जो झारखंड में अभी स्थित है राजमहल, संथाल परगना, उसको भी अपनी राजधानी बनाते हैं। तो जो मराठाओं के बारे में भी पूरा पढ़ना है। इसमें खासकर जो शिवाजी की उपलब्धियां, मराठाओं का उत्तर से की ओर विस्तार और उनका जो पतन हुआ, फिर लेकिन उनका पतन भी हो जाता है, खासकर चूंकि उस समय तक अंग्रेज आ जाते हैं। मराठाओं का उत्थान होता है, अंग्रेज वहां पर प्रवेश करते हैं और अंग्रेज ही उनको रोक देते हैं। फिर उसके बाद यही था मध्यकाल का टॉपिक। अब उसमें आधुनिक काल में, मतलब भारत का आधुनिक जो इतिहास है, तो इसमें यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत है, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना, एक कंपनी के तौर पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। फिर उसके बाद भारत में ब्रिटिश शक्ति का समकेलन, प्लासी युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर का नियंत्रण, फिर उसके बाद चुक का सिद्धांत, राजगामी, फिर औपनिवेशिक शासन का विरोध, किसानियों के द्वारा, जनजातियों के द्वारा जो जिस तरह से अंग्रेजों का विरोध किया गया, उन सभी के बारे में। फिर हिंदू साम्राज्य में समाजवादी सुधार आंदोलन हुए, समाज सुधार आंदोलन, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, भारत की थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना जो हुई। फिर इसके बाद मुस्लिम समुदाय में जो समाज सुधार आंदोलन हुए, खासकर उसमें वहाबी आंदोलन और अलीगढ़ जो आंदोलन था। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुए, तो सती प्रथा का उन्मूलन जो हुआ था, जिसमें राजा राम मोहन राय की बहुत बड़ी भूमिका थी। विधवा जो अधिनियम था।
फिर उसके बाद सहमति विधेयक, महिला शिक्षा पर दबाव वगैरह, तो इन सभी पर। फिर उसके बाद ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो भूमि राजस्व प्रशासन था, जिसमें कि अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था, यहाँ से प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना भी होती है, इसको पूरा पढ़ना होता है। फिर 19वीं सदी में जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो गया, जिसमें कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, नरमपंथी, गरमपंथी, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन, महात्मा गांधी का फिर आना, भारत का फिर विभाजन होना, भारत का आजाद होना, स्वतंत्रता के बाद भी यहाँ पर पढ़ना है, स्वतंत्रता के पश्चात बांग्लादेश की आजादी तक पढ़ना है। क्लियर है? फिर उसके बाद चौथा इसमें आ जाता है झारखंड का इतिहास। झारखंड के इतिहास में फिर जनजातियों की जो सारण संप्रदाय, मतलब जनजातियों की जो स्थिति है उसके बारे में पूरा, सदन अवधारणा, नागपुरीय भाषा का उद्भव, झारखंड में जनजाति संघर्ष और राष्ट्रवादी संघर्ष, बिरसा आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब झारखंड की जितने भी जनजातीय आंदोलन, झारखंड का आधुनिक इतिहास पूरा पढ़ना है। और झारखंड की जो सारण संप्रदाय है, नागपुरी भाषा है, उसका विकास किस तरह से हुआ, झारखंड की जो जनजातियां, उन सब के बारे में पूरा पढ़ना है आपको। ये हो गया इतिहास का पूरा सेगमेंट, चारों सेगमेंट का सिलेबस। फिर उसके बाद यहाँ पर भूगोल का सेगमेंट है। भूगोल में वही भौतिक भूगोल, सामान्य भूगोल, तो इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति जिस तरह से हुई, क्रमिक विकास, पृथ्वी का आंतरिक विभाग, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, ज्वालामुखी, भूकंप वगैरह, चट्टानों के जो प्रकार हैं, हिमांक, नदी वगैरह सब पढ़ना है, वो आकृतिक प्रक्रियाएं, वायुमंडल की संरचना, जो बनावट वगैरह है, पृथ्वी, सूर्य ताप, इसके अलावा पृथ्वी तापमान जो है, वायु भार वाष्पीकरण हो गया, जलवायु वर्गीकरण हो गया। तो ये सारे टॉपिक है। यहाँ पर हम एक एक टॉपिक का सब नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, ये सब सिलेबस हम आपको उपलब्ध करा देंगे पीडीएफ में, वहां पर देखिएगा, इन सब के अनुसार तैयारी करनी है। इसके अलावा फिर भारत का भौतिक और मानव जो भूगोल हो गया, बनावट हो गया, भारत का ऊंचावच हो गया, प्राकृतिक संबंधी विभाजन हो गया, हिमालय का जो स्वरूप हो गया, उन सब के बारे में। फिर भारत में जो मृदा के प्रकार है, मृदा जो पाई जाती है, प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, जनसंख्या हो गया, लिंगानुपात वगैरह, जनसंख्या, पर्यावरण और विकास हो गया, बस्तियों के प्रकार। फिर तीसरा जो इसमें आ जाता है, भारत के जो प्राकृतिक संसाधन है, भूमि हो गया, जल संसाधन हो गया, खनिज हो गया, ऊर्जा हो गया, उद्योगों का विकास वगैरह हो गया झारखंड भारत में, परिवहन वगैरह हो गया भारत में, संचार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। फिर उसके बाद इसमें चौथा जो टॉपिक है, झारखंड का भूगोल। झारखंड के भूगोल में झारखंड की वही भूगर्भिक इतिहास जो हो गया, फिर भू आकृति, अफवाह प्रणाली, मृदा वगैरह, झारखंड का सिंचाई, फिर झारखंड में बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजना खासकर वो, फिर जनसंख्या वगैरह हो गया, जनजातीय जनसंख्या, उनका विस्तार, जनजातियों में जो समस्याएं हैं, जनजातियों की जो समस्या है, जनजातियों के निम्न स्तर होने का क्या कारण है, उन सब के बारे में। झारखंड में जनजातियों को विकास, मतलब विकास योजनाएं क्या क्या बनाई गई जिससे कि उनका समृद्ध हो सके। फिर उसके अलावा उनके अंतर्गत जो जनजातीय रीति रिवाज है, पर्व त्योहार वगैरह हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा झारखंड में औद्योगिक और शहरी विकास, मुख्य जो उद्योग हैं, लोह उद्योग, स्टील हो गया, सीमेंट, कुटीर उद्योग। फिर इसके अलावा शहरी बस्ती के प्रकार और जनसंख्यिकीय जो समस्याएं झारखंड का, ये पढ़ना है। तो ये 4 टॉपिक हो गया जो झारखंड, मतलब ये भूगोल का सेगमेंट हो गया। क्लियर है यहां तक सभी को? अब यहां पर आते हैं अगला, तो ये पेपर 3 पर जितना भी था उन सभी को हमने चर्चा कर लिया, क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना है। अब बोलिए सर हमको तो टॉपिक याद ही नहीं हुआ, तो बिल्कुल हम पीडीएफ बोलेंगे उपलब्ध करा देंगे, वहां से देखिएगा वो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ये चीजों को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये चीजें यहाँ पर डिस्कस करने से आपको वो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना है। पेपर 4, इसमें हमने बोला था आपको कि पेपर जो 4 होगा वो 3 घंटे का ये भी परीक्षा होगा, और ये भी 200 अंक का होता है। ये भी 2 सेगमेंट में बटा होगा। पहला सेगमेंट जो होता है इसका 100 अंक का होता है, भारतीय संविधान और राजनीति, और दूसरा जो होता है इसमें सेगमेंट लोक प्रशासन और सुशासन, ये भी 100 अंक का होता है। लेकिन इस तरह जो पेपर 3 में आप देखे थे कि 4 प्रश्न रहेंगे, उसमें से 2 सॉल्व करना है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर सारे प्रश्न जो होते हैं, हाँ, अथवा में एक प्रश्न होता है, जैसे कि 100 अंक का जो इसमें आएगा ना, उसमें जो पूछे जाते हैं 4 प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे,
लेकिन इसमें से ये तय नहीं हो पाता है कि इसमें कहां से प्रश्न आएगा। उसमें जैसे कि प्राचीन इतिहास से, मध्यकालीन से और आधुनिक से और झारखंड से 4 प्रश्न आते हैं, लेकिन इसमें तो पता ही नहीं चलेगा कि कहां से प्रश्न आएगा। वो 4 प्रश्न कहीं से आ सकता है, तो इसमें कोई टॉपिक को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। 4 में यहां पर भी पता है कि 2 ही सॉल्व करना है, लेकिन इनमें 4 में 2 कहां से आएंगे, मतलब 4 के 4 कहां से आएंगे, उनमें हम पढ़ के गए कौन सा नहीं आया, तो इसलिए इसमें कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते हैं, सारे टॉपिक पढ़ के जाना पड़ेगा। मतलब पेपर 3 ही बस इसमें एक ऐसा पेपर होता है जिसमें कुछ टॉपिक अगर छोड़ भी दें तो हमें कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें से 2 ही सॉल्व करना होता है, लेकिन बाकी के पेपर में ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसमें पहला जो सेगमेंट है इसमें भी वही रहेगा कि इसमें 20 अंक का 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का 20 अंक का पूछता है, और 40 अंक का 4 प्रश्न होगा जिसमें कि 2 ही सॉल्व करना होता है, 80 अंक का। तो इस तरह से ये 100 अंक का हो जाता है। अब इसमें वही भारतीय संविधान पूरा पढ़ना है, राजनीति, जैसे भारतीय संविधान का प्रस्तावना, मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, कर्तव्य हो गया, केंद्र सरकार हो गया, न्याय तंत्र हो गया, राज्य सरकार हो गया, केंद्र राज्य संबंध हो गया, फिर अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, फिर भारत के आपातकालीन जो प्रावधान है, भारत का जो चुनाव आयोग है, राजनीतिक दल और दबाव समूह, इन सब के बारे में ये जो मेन टॉपिक है वो बता रहे हैं। इसके अंतर्गत सब टॉपिक बहुत सारे होते हैं जो हम लोग को पढ़ना होता है। फिर उसी तरह लोक प्रशासन और सुशासन में इसमें भी वही 4 प्रश्न रहेगा जिसमें कि 2 सॉल्व करना होता है। 10 इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा जो कि 20 अंक का होता है, और 40 अंक का 4 प्रश्न रहेगा जिसमें कि 2 ही सॉल्व करना होता है, तो इसमें 80 अंक का ये हो गया, तो 100 अंक का यहाँ पे। अब ये लोक प्रशासन और सुशासन में क्या पढ़ना है, तो लोक प्रशासन क्या है, उसका अर्थ, कार्यक्षेत्र और महत्व। फिर इसमें टाइप पढ़ना है, सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन, कार्मिक प्रशासन। फिर कार्मिक प्रशासन में जो जैसे कि इसमें सिविल सेवा की भर्ती किस तरह से होती है, क्या उसका प्रावधान है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, सिविल सेवकों का जो प्रशिक्षण होता है, नेतृत्व, उनके गुण, कर्मचारियों के मनोबल, उत्पादकता। इसके बाद प्राधिकरण का प्रत्यारोपण, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, जैसे टू बी नौकरशाही पढ़ना होता है इसमें, आपदा प्रबंधन, विकास प्रशासन, सुशासन। सुशासन में यहाँ पर गुड गवर्नेंस इसको इंग्लिश से बोलते हैं। इसमें जैसे लोकपाल हो गया, लोकायुक्त हो गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, शिकायत निवारण हो गया। कुछ अधिनियम इसमें पढ़ना है, जैसे सेवा का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम। फिर इसके बाद इसमें एक लास्ट टॉपिक है मानवाधिकार। तो ये सारे टॉपिक पढ़ना है। लग रहा होगा कंटेंट इसमें ज्यादा है, लेकिन पढ़िएगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होता है, क्योंकि ये समाज के समझने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जो भारत सरकार या फिर भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में हमें पता चलता है, हम किस तरह से अपने देश की, अपने राज्य की सेवा कर सकते हैं, उन सब के बारे में हमें आज पूरा जानकारी मिलती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होता है, बिल्कुल इसको सही ढंग से और सही तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो ये पेपर 4 हो गया पूरा। अब पेपर 5 में आते हैं। पेपर 5 जो होता है भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और सतत विकास होता है। पेपर 5 में अगर हम बात करें तो इसमें कुल 4 ग्रुप होता है। 4 ग्रुप किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें 200 अंक का कुल प्रश्न होता है और 3 घंटे इसमें भी आपको दिया जाएगा। इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है 4 ग्रुप होता है इसमें, ग्रुप ए, बी, सी और डी। ध्यान रखिएगा इन सारे ग्रुप, जैसे कि पहले वाले में मिल रहा था 2 ही ग्रुप होते थे, लेकिन यहां पर 4 ग्रुप मिलेगा पेपर 5 में। 4 ग्रुप में पहला भारतीय अर्थव्यवस्था होता है, दूसरा ग्रुप जो होता है वो सतत विकास वगैरह विकास के मुद्दे होते हैं, तीसरा जो टॉपिक होता है आर्थिक सुधार होता है, और चौथा टॉपिक होता है झारखंड की अर्थव्यवस्था। अब इसमें प्रश्न देखिए 200 कैसे पूछा जाता है। तो इसमें 20 जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न चारों ग्रुप मिलाकर पूछा जाता है। चारों ग्रुप मिलाकर 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के 40 अंक है, और हर एक ग्रुप से अब यहां पर जो लिखने वाला जो पूछा जाएगा आपका 4 प्रश्न सॉल्व करना होता है। 4 प्रश्न अब कहां से आएंगे, तो ग्रुप ए से 2 प्रश्न होगा, लेकिन उसमें से एक ही सॉल्व करना है, मतलब कि अथवा में करके देता है। 4 ग्रुप हो गया तो 8 प्रश्न रहेगा, मतलब कि हर एक ग्रुप से 2-2 प्रश्न रहेगा, 8 प्रश्न, और हर एक ग्रुप से एक एक सॉल्व करना होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2 ग्रुप से 2-2 4 सॉल्व कर दिए, नहीं, हर एक ग्रुप से 2-2 प्रश्न होगा और हर एक ग्रुप से एक एक प्रश्न सॉल्व करना है। जैसे ग्रुप ए में 2 प्रश्न है, प्रश्न 1 और प्रश्न 2, उन दोनों में से एक सॉल्व कर दीजिए। उसी तरह ग्रुप बी में 2 प्रश्न है, उसमें से एक सॉल्व करना है, ये मैंडेटरी होता है।
तो मतलब कि 4 ग्रुप से, तो चारों ग्रुप से एक एक प्रश्न, तो 4 चौका 16, 160 अंक का यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये कुल 200 अंक का हो गया। अब ग्रुप ए जैसा कि हमने बताया भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था वही राष्ट्रीय आय हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, जनसंख्या की विशेषताएं हो गया, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो गया, फिर औद्योगिक अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक वित्त, सरकारी बजट हो गया, राजकोषीय नीति, फिर बैंकिंग हो गया, आरबीआई हो गया, भारतीय व्यापार हो गया, फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो गया। इनके बारे में ये ग्रुप ए का हो गया। अब ग्रुप बी में क्या होता है, तो ग्रुप बी में सतत विकास, आर्थिक मुद्दे और भारतीय विकास रणनीति। इसमें आर्थिक विकास का अर्थ हो गया जीडीआई हो गया, एसडीआई हो गया, उसके बारे में। फिर अर्थव्यवस्था के विकास में जो विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है, सतत विकास हो गया। फिर विकास की स्थिति हो गया सामाजिक और आर्थिक रूप से, गरीबी और बेरोजगारी हो गया, इसका माप कैसे किया जाता है, भारत में क्या स्थिति है। फिर खाद्य और पोषण सुरक्षा हो गया, भारत में किस तरह से उसको किया जा रहा है, उसके लिए योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम जैसे चलाई जा रही है। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो ग्रुप सी हो गया वो आर्थिक सुधार, प्रकृति और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव हो गया। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो जो नए आर्थिक सुधार हुए थे 1991 में, जो नरसिंह राव के सरकार के द्वारा, जो उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा भारत में पहली बार आर्थिक सुधारों की घोषणा की गई थी। एलपीजी की अवधारणा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तो वही पढ़ना है। फिर आईएमएफ और बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है उनकी समझ रखना है आपको, WTO, WB, IMF हो गया। फिर उसके बाद वित्तीय और बैंकिंग जो सुधार हुए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव, सकारात्मक और नकारात्मक। कृषि क्षेत्र हो गया, कृषि क्षेत्र में जो सब्सिडी हो गया, जो निवेश हो गया। फिर भारत में औद्योगिक विकास और आर्थिक जो सुधार हो गया, औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा वैश्वीकरण के बाद, आर्थिक सुधार के बाद, उन सभी को। फिर ग्रुप डी जो होता है वो झारखंड की अर्थव्यवस्था होती है। झारखंड की अर्थव्यवस्था में वही विशेषताएं हो गया, चुनौतियां, तो झारखंड की आर्थिक विकास क्या हो गया, संरचना इसकी कैसी है, क्षेत्रीय संरचना इसकी कैसी है, झारखंड के एसडीपी में क्या वृद्धि हो रही है। जैसे भारत का जीडीपी होता है उसी तरह झारखंड का जीएसडीपी होता है, हर एक स्टेट का। एस फॉर स्टेट, झारखंड ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसकी क्या स्थिति है, झारखंड में कृषि की क्या स्थिति है, झारखंड में सांख्यिकीय विशेषताएं क्या है, झारखंड में बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा, कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह की क्या स्थिति है, कृषि और ग्रामीण विकास के मुद्दे हो गए। झारखंड में जो जितने भी योजनाएं, इन समस्या, झारखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए झारखंड सरकार ने कौन कौन से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा योजनाएं चला के रखी, उन सब के बारे में। फिर झारखंड में भूमि, जंगल, पर्यावरण मुद्दे हो गए। ये सारे ए, बी और सी, डी ग्रुप मिलाकर पढ़ने हैं। ठीक, पेपर 5 हो गया। अब इसमें अंतिम पेपर जो कि पेपर 6 है, इसमें सामान्य विज्ञान, जिसमें कि हमने बोला कि इसमें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण और एक लास्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ना है, मतलब फिजिक्स में, तो इसमें सीजीएस, फिर एसकेएस, एसआई और इकाइयां, जैसे यूनिट जो सिस्टम होता है, यूनिट जो सिस्टम है, उन सब के बारे में। फिर गति हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, द्रव्यमान, भार, बल, प्रभाव, कार्य, शक्ति और ऊर्जा पर विषय। सौरमंडल से संबंधित विषय हो गया, ध्वनि हो गया, तरंग, मतलब ये कुछ लिमिटेड टॉपिक से फिजिक्स में पढ़ना है। और यहीं से ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज यहां पर बता देते हैं, ये भी 200 अंक का होता है और ये 3 घंटे की परीक्षा होती है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, इसमें 5 ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए, बी, सी, डी और ई। प्रश्न इसमें कैसे पूछा जाता है इसको समझिए। इसमें 20 तो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के 40 अंक हो गए। अब इसमें 40 अंक के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं लिखने वाले, 32 अंक के पूछे जाते हैं। और 32 अंक के भी 5 प्रश्न होते हैं। इसमें भी 2 प्रश्न होगा ग्रुप ए में, जैसे कि भौतिक विज्ञान से 2 प्रश्न होगा, इन सारे टॉपिक में से तो कोई 2 पर प्रश्न होगा, लेकिन उसमें से आपको एक ही सॉल्व करना है, ये 32 अंक का होगा। उसी तरह बी में भी जीव विज्ञान से भी 2 प्रश्न होगा, लेकिन एक ही सॉल्व करना है। फिर कृषि विज्ञान से भी 2 प्रश्न होगा, एक ही सॉल्व करना है। पर्यावरण से भी 2 प्रश्न होगा, एक ही सॉल्व करना है। और फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 2 प्रश्न होगा, लेकिन उसमें से एक ही सॉल्व करना है। तो 5 यहां से सॉल्व करना है, 32 अंक का, तो ये कुल हो जाता है 160। तो 200 अंक का ये कुल पूछा जाता है।
अब बोलिएगा सर कि 40 अंक वाले आपने बताया कि वहां पर 800 शब्द में लिखना पड़ता है, तो इसका सिलेबस में ही लिखा हुआ है, जेपीएससी ने ही लिख दिया है कि कम से कम 600 शब्द में आपको 32 अंक के प्रश्नों को आपको लिखना है। ये लिखा हुआ है 600 शब्द में। तो ये भौतिक विज्ञान हो गया। फिर उसी तरह जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में, तो इसमें जीवित दुनिया, कोशिका संरचना, इसके कार्य हो गया, बायो मोलिक्यूलर सेल्स, प्रजनन, अवधारणा हो गया, मेंडेलियन इनहेरिटेंस हो गया, मानव विकास सहित पृथ्वी पर जीवन के विकास के सिद्धांत वगैरह, जो मूल टॉपिक्स हैं उन सबको पढ़ना है। फिर ग्रुप सी जो हो गया वो कृषि विज्ञान हो गया। झारखंड में कृषि, जलवायु परिस्थिति, वर्षा पैटर्न, प्रत्येक क्षेत्र में अजैविक और तनावों को समझ, झारखंड की खाद्य और बागवानी फसल का ज्ञान, फसलों के विविधीकरण के पीछे की आवश्यकता को समझना, जलवायु परिवर्तन की शुरुआत और कारण, पोषण सुरक्षा हो गया, कृषि उत्पादन में सुधार में वर्षा जल संचयन हो गया, मछली पालन वगैरह हो गया। मतलब ध्यान रखिएगा झारखंड संदर्भित तो है, लेकिन भारत के भी संदर्भित में भारत के जो कृषि विज्ञान है उसको पढ़ना है। फिर आपका मिट्टी की उर्वरता हो गया। अब बोलिएगा सर कि ये सब कॉमन टॉपिक्स तो हैं जो भूगोल में ना, तो झारखंड की जो अर्थव्यवस्था में पढ़ना बिल्कुल वही चीज है, अलग ये नहीं पढ़ना है। तो कुछ कॉमन टॉपिक या तो भारत की अर्थव्यवस्था में या फिर भारत के भूगोल में इन सब टॉपिक को कहीं ना कहीं जरूर पढ़ते हैं। हाँ, जो नहीं पढ़ रहे होंगे उसको जरूर कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा जैविक खेती हो गया, कृषि वानिकी, बंजर भूमि और राज्य के भी किसानों की मदद करने के लिए सरकारी योजनाओं में अच्छी जानकारी होना आपको आवश्यक है। फिर उसके बाद ग्रुप डी हो गया पर्यावरणीय विज्ञान। पर्यावरण में आपको वही वैश्विक जो पर्यावरण के मुद्दे हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से निपटने हेतु पर्यावरण उपायों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा जो किए गए उपाय हैं। फिर पर्यावरण जो कानून है सबको पढ़ना है। जैव विविधता में जो हॉट स्पॉट है, जैव विविधता के हॉट स्पॉट और खतरों के उम्मीदवारों का ज्ञान। फिर ग्रुप ई हो जाता है इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जो लास्ट यहाँ पर है उसमें परमाणु प्रौद्योगिकी और उसके लिए जो भारत सरकार ने नीतियां बना के रखी है, वैश्विक परमाणु नीति जो है, उन सभी के बारे में पूरा पढ़ना है। इसके अलावा ऊर्जा के विभिन्न जो नवीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय स्रोत हैं उन सब के बारे में और सरकार के लिए उसके जो योजनाएं या नीतियां जो बनाई है। भारत में जो मिसाइल कार्यक्रम है, अंतरिक्ष जो प्रौद्योगिकी है उस सब के बारे में और अंतरिक्ष कार्यक्रम की समझ और उसके लिए जो नीतियां हैं भारत सरकार। फिर उसके बाद साइबर अपराध हो गया, उन सब के बारे में जो। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी चुनौती और नवीनतम विकास का ज्ञान। तो ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। तो ये सारे जितने भी 6 पेपर थे उन सब पर हमने चर्चा कर लिया है। जब भी टॉपिक्स को स्टार्ट कीजिएगा सिलेबस को जरूर ध्यान में रखिएगा कि हाँ बहुत सारे, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ चीज पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हम लोग को ध्यान में नहीं रहता है, लेकिन इन सारे टॉपिक पर स्पेसिफिक तो पढ़ना है और कुछ कॉमन टॉपिक्स आपको वहां पर पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि एक समझ विकसित करने के लिए। तो आई होप सारा क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर हमसे पूछिएगा। तो ये सारा हो गया। फिर लास्ट में फिर मेंस अगर क्वालिफाई करते हैं तो फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को बुलाया जाता है, जितना सीट है, जैसे 1000 सीट है तो 3 गुना बुलाया जाता है। मेंस में जो क्वालिफाई करते हैं तो 3000 छात्र का इंटरव्यू होगा। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाता है मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़कर। मेंस जो 950 और इंटरव्यू 100 मार्क्स, मतलब 1050 पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। और यही होता है आपको कि चयन हुआ या नहीं हुआ, यही तय करता है। क्लियर है अब यहां तक सारी चीजें? फिर भी किसी को डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। अब इसमें आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर कि हम लोग इसकी तैयारी कैसे करें, कहां से प्रारंभ करें? तो इस पर हम लोग पहला वीडियो बनाएंगे, मतलब ये फर्स्ट वीडियो हो गया, सेकेंड वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम लोग उसमें चर्चा करेंगे, खासकर उन छात्रों के लिए जो पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं, पहली बार जेपीएससी की परीक्षा देंगे आने वाले 1 या 2 सालों में। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन में है, अंडर ग्रेजुएट है, या तो आप फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में कहीं पर होंगे। इसके बाद फिर या तो ग्रेजुएशन आपका पूरा हो चुका है, जैसे कि इसी साल या फिर नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है, मतलब इसी साल आपने कंप्लीट कर लिया है, ग्रेजुएशन का आपका फाइनल हो चुका है। तो उसके बाद हम लोग तैयारी कैसे प्रारंभ करें, तो इसका वीडियो अगला जो है वो जरूर देखिएगा, वो और भी ज्यादा है। लेकिन उससे पहले इसको पूरा समझ लीजिए, क्योंकि इसको समझे बिना उसको करना सही नहीं होगा। उसमें 0 लेवल से हम लोग लेके चलेंगे कि किस तरह से तैयारी करनी है। क्लियर है? आफ्टर ग्रेजुएशन
तो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पर दे रहे हैं। बहुत सारे छात्र, जैसा कि हमने बताया कि या तो वो जॉब में होंगे या फिर पहली बार परीक्षा देने के लिए खोजते हैं या फिर ग्रेजुएशन से ही अपनी, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी 6 महीने साल भर में होने वाली चीज नहीं होती है। इसके लिए आपको एक शुरू से ही 0 लेवल से स्टार्ट करना होता है, एनसीईआरटी से बेसिक स्टार्ट करनी होती है। तो उसी के आधार पर ये पूरा कोर्स हमने डिजाइन किया हुआ है कि 2 साल का ये कोर्स रहेगा, 18 से 20 महीने का ये कोर्स होता है, उसके अनुसार ये चलता है और आपको एग्जाम तक टेस्ट सीरीज और अन्य माध्यम से पूरा सपोर्ट किया जाता है। और ये जो वैलिडिटी रहेगी इसकी, आपके एग्जाम देने तक ये पूरा वैलिडिटी रहेगा आपका कोर्सेज का। अब समझते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या शामिल किया गया है। इस कोर्स में हम लोग जो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बहुत ही बेसिक्स होती है, एनसीईआरटी की समझ हमें होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सिविल सेवा परीक्षा में आप देते हैं तो एनसीईआरटी को समझने से आपको पीटी में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है और खासकर मेंस में तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है। वहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कराने पर आपको नेक्स्ट लेवल लेने से पहले आपको एमसीक्यूज कराए जाते हैं। जो जेपीएससी में जितनी ही परीक्षाएं हो चुकी हैं, दूसरे सिविल सेवा परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनके प्रश्न आपको पूरा सॉल्व करवाए जाएंगे, उसका टेस्ट वगैरह लिया जाएगा और पीटी और मेंस के भी वहां पर टेस्ट एनसीईआरटी के बाद कराए जाते हैं। और फिर प्रारंभ होता है जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको पूरा तैयारी कराई जाती है। और इसमें करीब 12 से 18 महीने, ये 18 महीने के लगभग कोर्सेज होते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट है, मतलब पहले ईयर में ही, तो करीब 20 महीने का ये कोर्सेज चलता है। तो जो भी छात्र ये कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, और सबसे बड़ी विशेषता ये है क्योंकि आज के डेट में ऑनलाइन एक ऐसा वे हो चुका है जिससे कि आप घर बैठे ही सारी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज की वजह से या फिर यहाँ वहाँ नहीं आ सकते हैं, बड़े शहरों में नहीं आ सकते हैं, तो घर बैठे ही आप तैयारी कीजिए इसमें। तो इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लासेस, हर एक क्लास लाइव क्लास होगा और हर एक लाइव क्लास का आपको रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराया जाएगा। अगर कोई क्लास लाइव छूट जाता है तो उसका आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, या फिर आपको दोबारा मन करता है कि नहीं लाइव में हमको उतना समझ में नहीं आया, फिर से रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आपको एग्जामिनेशन, और ये रिकॉर्डिंग कब तक रहेगा, आपके एग्जामिनेशन तक ये रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगा, आप बैच में ऐड रहेंगे। इसके अलावा प्रिंटेड नोट्स, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा पेपर आपने डिस्कस किया, हमने पेपर 1 2 3 4 5 6, तो इसमें देखिएगा बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जिसका मार्केट में उसके अनुसार बुक्स नहीं मिल पाते हैं। अब पेपर 3 ही पढ़ रहे हैं, पेपर 4 ही पढ़ रहे हैं, पता चला कि संविधान तो पढ़ लिए, लेकिन पता चला लोक प्रशासन के लिए अलग बुक लेना होगा, सुशासन के लिए अलग बुक लेना होगा, फिर मानवाधिकार के लिए अलग बुक लेना होगा। तो एक ही पेपर के लिए 3-4 बुक्स लेने पड़ते हैं, जो कि सब मतलब बहुत सारे छात्र इसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमारे ही आपको नोट्स दिए जाते हैं, पीडीएफ नोट्स भी। क्लासेस जब चलती है तो उसके लिए शॉर्ट टाइम रिविजन नोट्स भी मिलते हैं। प्रिंटेड नोट्स के साथ ये अलग नोट्स, एडिशनल नोट्स होते हैं, जिसको आपको फिर अपना सेल्फ नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसके अलावा इसमें टेस्ट वगैरह वीकली बेसिस पर कंप्लीट होने के बाद चैप्टर वाइज फिर परीक्षा के अनुरूप टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं और हर एक का मूल्यांकन करके आपको फाइनल रिपोर्ट दिया जाता है। इंडिविजुअल फीडबैक भी आपको उपलब्ध कराया जाता है। मेंस के लिए आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट भी यहाँ चलाया जाता है, क्योंकि मेंस जो होता है वो शुरू से ही, मेंस की तैयारी 6 महीने या फिर साल भर में होने वाली चीजें नहीं है। इसकी तैयारी एक लंबे समय से हमें करनी पड़ती है। तो और उसके लिए सबसे ज्यादा हमारे लिए पास नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज के आधार पर उनको लिखने की कला होनी चाहिए। और कला का विकास एक दिन में या फिर 1 महीने में और 6 महीने में नहीं होगा, उसके लिए एक लंबे समय से, साल भर से हमें मेहनत करनी होती है, रगड़ना पड़ता है, कॉपी पर लिखना पड़ता है। तो वो चीजें हम लोग शुरू से ही कराते हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब सवाल उठता है कि इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करें। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, ये हमारा जो ऐप है डाउनलोड करना है। ये गूगल प्ले स्टोर से आपको उपलब्ध होगा। अब वहां पर सर्च कीजिएगा स्वरूप लर्निंग ऐप, आपको वहां पर मिल जाएगा, या फिर इसका लिंक भी, इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद फिर स्टोर में जाइएगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, रजिस्ट्रेशन क्या, उसमें सिर्फ आपको मोबाइल नंबर और नाम डालना है और उसके बाद ओपीटी आएगा। ओपीटी के बाद आपको फिर वहां पर स्टोर में जाना है। स्टोर में जाने के बाद वहां पर आप देखिएगा ये कोर्स आपको मिलेगा, जेपीएससी फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स, इसमें आपको सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएगी। फाउंडेशन कोर्स को वहां पर ज्वाइन कर लेना है। अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आप 20 जितना फीस है उसमें 20% का डिस्काउंट भी हो जाएगा। उसमें आपको फिर बहुत ही कम फीस में सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं, अभी से ही तैयारी होगी। फिर और भी कुछ अन्य जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहा है उस पर आपको कांटेक्ट करना है।
इसके अलावा स्टडी मटेरियल वगैरह सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती है। आप उस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो इसको आपको जरूरत नहीं खरीदने की। हाँ, लेकिन वैसे छात्र जो सिर्फ स्टडी मटेरियल भी लेना चाहते हैं तो ये स्टडी मटेरियल हर चीज का पीटी से लेकर मेंस तक, इंटरव्यू तक आपको मिलती है। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।